नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि विभिन्न ग्रंथों में, चाहे वो धार्मिक ग्रंथ हो या साहित्यिक ग्रंथ, इन ग्रंथों में उत्तराखंड को और किन किन नामों से जाना जाता था। और इसके साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि उत्तराखंड के विभिन्न शहरों के प्राचीन नाम क्या क्या थे। जैसे पेपर में कई बार पूछा जाता है कि पुनाड़ किसका प्राचीन नाम है, कुमू किसका प्राचीन नाम है, या फिर तिकसेन किसका प्राचीन नाम है, बख्शी किसका प्राचीन नाम है। तो इस प्रकार से कई एग्जाम्स में उत्तराखंड के विभिन्न शहरों के प्राचीन नाम पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये सब कुछ जानने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। दोस्तों, ये है हमारा प्यारा उत्तराखंड। देखिए, उत्तराखंड का सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद में इस क्षेत्र को देवभूमि या फिर मनुष्यों से पूर्ण भूमि कहा गया है। मनुष्य का मतलब है जो ऋषि मुनि आदि होते थे, ठीक है। ऐत्रेय ब्राह्मण में इस क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग हुआ है। देखिए, ऐत्रेय ब्राह्मण क्या है, मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। जैसे हमारे वेद होते हैं, हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इन वेदों का डीपली अध्ययन करने के लिए, इनकी व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए थे। ऐसे ही हर एक वेद का अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण, और उस ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? उत्तर कुरु शब्द का, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, पौराणिक ग्रंथों में इस क्षेत्र को कारुपथ भी कहा गया है। देखिए, कारुपथ इसलिए कहा गया है क्योंकि जो उत्तराखंड है ये उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु एक्चुअली जो मेरठ वाला इलाका है इसे कहा जाता था, और उत्तर कुरु इसमें आधा उत्तराखंड और जो ऊपर का तिब्बत वाला भाग था, तो ये सब उत्तर कुरु में आता था, और बीच के भाग को कहा जाता था कारुपथ। तो इसलिए इस क्षेत्र को पौराणिक ग्रंथों में कारुपथ भी कहा गया है, ठीक है। आगे है स्कंद पुराण। देखिए, कई सारे पुराण हैं, 18 पुराण हैं। उन 18 पुराणों में एक पुराण है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में इस क्षेत्र को उत्तराखंड कहा गया है, और उत्तराखंड के 2 मंडल हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। इन दोनों मंडलों के लिए स्कंद पुराण में अलग अलग शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसे हम आगे समझेंगे, ठीक है। इसके अलावा अन्य पुराणों में इस क्षेत्र के लिए ब्रह्मपुर शब्द का प्रयोग हुआ है, और कहीं कहीं हमें इस क्षेत्र के लिए खस देश का भी प्रयोग मिलता है। देखिए, खस देश इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ एक खस जाति निवास करती थी, और उसी खस जाति के कारण इस क्षेत्र को खस देश भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक हमारे प्रसिद्ध साहित्यकार थे कालिदास जी। तो कालिदास ने कई सारे ग्रंथ लिखे, कई सारे महाकाव्य लिखे। उनका एक महाकाव्य था कुमार संभव। कुमार संभव में इस क्षेत्र के लिए अस्तुत रस्यां या उत्तरापथ शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और इसके साथ कालिदास जी का एक महाकाव्य और है मेघदूत। मेघदूत में इस क्षेत्र के लिए अलकापुरी शब्द का प्रयोग हुआ है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में अलकापुरी को कुबेर की राजधानी के रूप में माना जाता है, ठीक है। देखिए, इसके अतिरिक्त विभिन्न बौद्ध ग्रंथ लिखे गए, और जो बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, उन पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में हमारे उत्तराखंड के लिए हेमवंत शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। इसके अलावा गुरु गोरखनाथ ने अपनी पुस्तक लिखी थी गोरखावारी, और तो गोरखावारी जो उनकी पुस्तक थी उसमें हमारे इस पूरे क्षेत्र के लिए उत्तराखंड शब्द का प्रयोग हुआ है। ये पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसके साथ ही कत्यूरी राजा थे आसंती देव, उनके जागरों में, या जो हमारे कुमाऊं में प्रसिद्ध हैं गौरिल, जिन्हें हम गोलू देवता भी कहते हैं, तो जो गोलू देवता या गौरिल के जागरों में और चंपावती रानी की जागरों में इस क्षेत्र के लिए उत्तराखंड शब्द का प्रयोग हुआ है। देखिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किस कत्यूरी राजा के जागरों में उत्तराखंड शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको ये सब ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। ये मुख्य मैंने उत्तराखंड को और किन किन नामों से जाना जाता था ये मैंने आपको बताया। हम सभी जानते हैं उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, एक है कुमाऊं मंडल और दूसरा गढ़वाल मंडल। तो इन दोनों मंडलों के लिए हमारे प्राचीन ग्रंथों में किन किन शब्दों का प्रयोग हुआ है, किन किन नामों का प्रयोग हुआ है, आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गढ़वाल मंडल की। ये जो आपको पिंक कलर से दिख रहा है, ये हमारा गढ़वाल मंडल है, ठीक है। देखिए, प्राचीन नाम जानने से पहले हम समझ लेते हैं कि गढ़वाल शब्द का मतलब क्या है। देखिए, गढ़वाल शब्द का अर्थ होता है एक ऐसा क्षेत्र जहाँ बहुत सारे गढ़ हो। गढ़ का अर्थ होता है पहाड़ी पर स्थित किले। ऐसा माना जाता है कि गढ़वाल के जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर 52 गढ़ थे, और 52 गढ़ का मतलब है 52 किले, मतलब 52 राजा। और उनमें से एक राजा थे, आज से लगभग 500 साल पहले की बात है, तो उसमें से एक राजा थे राजा अजयपाल। तो राजा अजयपाल ने इन सारे किलों को जीत लिया था, और इन सारे किलों को, इन सारे गढ़ों को जीतने के बाद उन्होंने इसे संयुक्त रूप से एक नाम दिया गढ़वाल, ठीक है। तो इस प्रकार गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है।
अगर हम इससे पूर्व में चलें तो इससे प्राचीन समय में गढ़वाल क्षेत्र के लिए अन्य किन किन नामों का प्रयोग हुआ है, आइए इसे समझते हैं। देखिए स्कंद पुराण में जहाँ पर पॉइंटर दिख रहा है, ये हरिद्वार से लेकर जो उत्तर में पूरा हिमालय क्षेत्र है तो इस क्षेत्र तक, और पश्चिम में यहाँ पर टॉन्स नदी बहती है, टॉन्स से लेकर यहाँ बधान पट्टी। तो जो आपको ये एरो दिख रहा है, ठीक है, ये पॉइंटर दिख रहा है, ये है बधान पट्टी। तो पूर्व में बधान पट्टी से लेकर पश्चिम में टॉन्स नदी और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हरिद्वार तक के क्षेत्र को कहा जाता था केदारखंड। स्कंद पुराण में इस क्षेत्र के लिए केदारखंड शब्द का प्रयोग हुआ है। केदारखंड क्यों? क्योंकि यहाँ पर केदारनाथ मंदिर है, ठीक है, और उसी की महत्ता को देखते हुए इस क्षेत्र का नाम केदारखंड रखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए पुराणोत्तर काल में, मतलब कि जब पुराण लिखे गए उसके बाद के काल में इस क्षेत्र के लिए क्या क्या शब्द का प्रयोग हुआ है, और जो शब्द थे ये लगभग आज से 800 वर्ष पहले तक प्रयोग होते थे। तो इस समय में इस क्षेत्र को केदार मंडल कहा जाता था, बद्रिका क्षेत्र कहा जाता था। बद्रिका क्षेत्र इसलिए क्योंकि यहाँ बद्रीनाथ मंदिर है, ठीक है, और तपोभूमि कहा जाता था, और खस मंडल भी कहा जाता था। खस मंडल क्यों? क्योंकि खस प्रजाति यहाँ निवास करती थी। ठीक है, इसी के साथ ही देखिए पहले इसमें हम ताम्रपत्र को समझ लेते हैं। ताम्रपत्र एक्चुअली होते क्या हैं, आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये कॉपर की प्लेट होती है, ठीक है, तांबे की एक चादर होती है, जिसमें राजा क्या करता था, जब किसी को जमीन दान में करता था या कभी युद्ध में जीतता था या कि मंदिर आदि के लिए कोई कार्य करता था, तो वो तांबे के चादर में अपनी एक प्रशस्ति लिखवा लेता था, ठीक है, अपने इस पूरे वृतांतों को लिखवा देता था। ठीक है, तो उससे कहते थे ताम्रपत्र, मतलब एक ऐसा पत्र जो तांबे की चादर में लिखा गया हो। तो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यह है ताम्रपत्र। ठीक है, देखिए तालेश्वर ताम्रपत्र। देखिए तालेश्वर एक्चुअली एक मंदिर है जो कि अल्मोड़ा के पश्चिम में, ये अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा के पश्चिमी भाग में एक देघाट पड़ता है। ठीक है, तो देघाट में एक मंदिर है तालेश्वर मंदिर। तो तालेश्वर मंदिर में हमें ताम्रपत्र मिले, जिन्हें हम तालेश्वर ताम्रपत्र के नाम से जानते हैं। तो इन तालेश्वर ताम्रपत्र में इस क्षेत्र को पर्वताकार राज्य कहा गया है। किस क्षेत्र को? गढ़वाल के क्षेत्र को। ठीक है, और इसके साथ ही आज से लगभग 800-900 साल पुरानी बात है, 1191 ईस्वी में अशोक चल्ल एक राजा था नेपाल का। तो इसने, देखिए इस साइड नेपाल पड़ता है, तो यहाँ से इसने हमारे कुमाऊं में प्रवेश किया, कुमाऊं को जीतते हुए ये गढ़वाल में प्रवेश किया। ठीक है, और गढ़वाल में इसने पूरे गढ़वाल को जीत लिया था, और अपनी इसी जीत की खुशी में इसने यहाँ पर, जहाँ पर आपको ये पॉइंटर दिख रहा है, यहाँ पर गोपेश्वर मंदिर है। ठीक है, गोपेश्वर में एक त्रिशूल अभिलेख इसने खुदवाया, और त्रिशूल अभिलेख में इसने इस पूरे क्षेत्र को केदारखंड नाम से संबोधित किया। ठीक है, तो हमने जाना कि विभिन्न ग्रंथों में गढ़वाल के क्या क्या नाम हैं। अब बात करते हैं विभिन्न ग्रंथों में कुमाऊं के क्या क्या नाम हैं। देखिए अब स्क्रीन में आप देख रहे हैं, जो इधर साइड का जो पिंक कलर से आपको दिख रहा है, यह है पूरा हमारा कुमाऊं मंडल। देखिए कुमाऊं शब्द की अगर बात करें तो कुमाऊं शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ऐसा माना जाता है कि हमारी पौराणिक कथाएं हैं, पौराणिक कथाओं में माना जाता है कि ये चंपावत क्षेत्र है। ठीक है, ये पॉइंटर आप देख पा रहे हैं, ये है चंपावत क्षेत्र। तो चंपावत में कांतेश्वर पर्वत है, कांतेश्वर पर्वत में भगवान विष्णु ने कुर्म, जिसे हम कछुआ कहते हैं, एक कच्छप अवतार लिया था, कछुए का अवतार लिया था, कुर्मा अवतार लिया था। तो इस कुर्मा अवतार के बाद इस पूरे क्षेत्र को कुर्मावतार क्षेत्र कहा जाता था। तो यहाँ से इस कुर्मावतार क्षेत्र से आया क्या? कुर्म। ठीक है, कुर्म से बना कुर्मांचल, कुर्मांचल से बना कुमायूं, और कुमायूं से अब वर्तमान में इस क्षेत्र को जाना जाता है कुमाऊं से। तो इस प्रकार कुमाऊं शब्द की उत्पत्ति हुई। प्राचीन ग्रंथों की बात करें तो प्राचीन ग्रंथों में अगर हम बात करें सबसे पहले स्कंद पुराण की, हमने देखा गढ़वाल को स्कंद पुराण में केदारखंड कहा गया है, और कुमाऊं को स्कंद पुराण में मानसखंड कहा गया है। मानसखंड क्यों कहा? क्योंकि कुमाऊं के ही उत्तर में इस साइड, ठीक है, यहाँ पर कैलाश मानसरोवर है। तो इसकी महत्ता को देखते हुए, क्योंकि पहले तो, अब तो चाइना में है, लेकिन वो पहले तो कुमाऊं के अंदर ही था, तो इसी महत्ता को देखते हुए इस पूरे क्षेत्र का नाम मानसखंड रखा गया। ठीक है, मानसरोवर से मानसखंड रखा गया। ठीक है, तो स्कंद पुराण में इस क्षेत्र को मानसखंड कहा गया, जबकि गढ़वाल के क्षेत्र को केदारखंड कहा गया। इसके अतिरिक्त पृथ्वीराज रासो, हमने पृथ्वीराज चौहान के बारे में बहुत सुना है, तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में ही एक पुस्तक लिखी गई थी, पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो में हमारे कुमाऊं मंडल के लिए कुमाऊं गढ़ का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अकबर के काल में जो तराई क्षेत्र है, देखिए कुमाऊं का तराई क्षेत्र इससे नीचे साइड को पड़ता है। ठीक है, ये पूरा क्षेत्र नीचे तराई है, तराई अर्थात प्लेन्स वाला एरिया। तो अकबर ने इस क्षेत्र को कुमायूं सरकार कहा है। पेपर में पूछा जा सकता है कि अकबर के काल में तराई के भाग को क्या कहा जाता था, तो कहा जाता था कुमायूं सरकार। ठीक है,
और इसके साथ ही बोधगया अभिलेख, बोधगया बिहार में है, ठीक है। तो बोधगया अभिलेख में इस क्षेत्र को कामादेश क्षेत्र भी कहा गया है, ठीक है। तो ये थे विभिन्न ग्रंथों में हमारे कुमाऊं के लिए क्या क्या नामों का प्रयोग हुआ है, ये हमने जाना। अब बात करते हैं कि उत्तराखंड के जो विभिन्न शहर हैं, इन शहरों के क्या क्या प्राचीन नाम थे। देखिए यहाँ पर आपको उत्तराखंड के जो विभिन्न शहर हैं इसके प्राचीन नाम तो पता चलेंगे, साथ में मैंने लोकेशन भी इसमें शो कराई है कि कौन सी जगह कहाँ पर स्थित है, जिससे आपको समझने में बहुत सहायता होगी। हम सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हरिद्वार जनपद से। देखिए हरिद्वार, ये आपको एरो से समझ में आ रहा होगा कि पर्टिकुलर इस जगह पर हरिद्वार है। और हरिद्वार को प्राचीन समय में मयूरपुर कहा जाता था, कुपिला कहा जाता था, और इससे कहीं कहीं मायापुर नाम से भी संबोधित किया जाता था। इसके बाद हम बात करते हैं ऋषिकेश की। देखिए ऋषिकेश का पुराना नाम था कुब्जाम्बरक, जैसे हम वीरभद्र भी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं देहरादून की। देखिए देहरादून को प्राचीन समय में पृथ्वीपुर कहा जाता था, ठीक है। अब बात करते हैं हम चक्राता की। देखिए जहाँ पर आपको एरो दिख रहा है यहाँ पर है चक्राता। चक्राता का प्राचीन नाम है एक चक्रा। इसके साथ हम बात करते हैं कालसी की। कालसी पॉपुलर है अशोक के शिलालेख के लिए। कालसी में टोंस नदी और यमुना नदी का संगम भी होता है, और इस क्षेत्र को पहले कलकूट नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं लाखा मंडल की। लाखा मंडल को पहले मण नाम से जाना जाता था, ठीक है। लाखा मंडल का पुराना नाम मण था। अब बात करते हैं हम उत्तरकाशी जनपद की। देखिए उत्तरकाशी का पुराना नाम था सौम्यकाशी या बड़ाहाट या फिर शत्रुघ्न। देखिए जो सौम्यकाशी आपको नाम से पता चल रहा, काशी शब्द का प्रयोग मतलब एक धार्मिक शब्द है, तो धार्मिक ग्रंथों में इस क्षेत्र को सौम्यकाशी कहा गया है। और अगर हम ऐतिहासिक साहित्य की बात करें, ठीक है, जो लोगों ने साहित्य लिखा, उस साहित्य में इस क्षेत्र को बाड़ाहाट कहा गया है। हाट मतलब होता है बाजार, बाड़ाहाट मतलब एक बड़ा बाजार लगता होगा, क्योंकि तिब्बत के लोग यहाँ आते थे तो एक बाजार लगता होगा कभी, तो इस क्षेत्र को बाड़ाहाट कहा जाता था, ठीक है। अब बात करते हैं रुद्रप्रयाग की। रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम था पुनाड़। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, पुनाड़, और इसे रुद्रावत भी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम केदारनाथ की। देखिए केदारनाथ का पुराना नाम था भृंगतुंग, ठीक है। ये इसे याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। और इसके साथ ही अगर हम बद्रीनाथ की बात करें तो बद्रीनाथ का प्राचीन नाम था बद्रिकाश्रम या विशाला, और इससे साथ में मुक्तिप्रदा भी कहते हैं, और योग सिद्धा भी इसका प्राचीन नाम था। अगला है माणा गांव। देखिए माणा गांव का प्राचीन नाम था मणिभद्रपुरी, ठीक है। अगला है जोशीमठ। देखिए जोशीमठ का प्राचीन नाम था, जो आपको लोकेशन दिख रही है यहाँ पर जोशीमठ है, ठीक है। जोशीमठ का प्राचीन नाम था ज्योतिर्मठ या योशी। देखिए योशी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। योशी या कीर्तिपुर, ठीक है। इसके बाद है गोपेश्वर, जो मैंने आपको वही बताया कि अशोक चलन ने यहाँ त्रिशूल अभिलेख खुदवाया था, ठीक है। तो गोपेश्वर स्थित है चमोली में, और गोपेश्वर का प्राचीन नाम था गोस्थल या गोथला भी इसे कहते हैं, ठीक है। गोथाला भी बोलते हैं, गोथला भी बोलते हैं, ठीक है। अगला है चमोली। ठीक है, चमोली का प्राचीन नाम था लाल सांगा, ठीक है। अगला है हेमकुंड, जो हमारे सिख धर्म के लोगों के लिए धार्मिक स्थल है। तो इस क्षेत्र का प्राचीन नाम था लोकपाल, और इसे दंड पुष्करणी तीर्थ भी कहा जाता है, ठीक है। अगला है बागेश्वर। देखिए बागेश्वर के प्राचीन नाम है अग्नि तीर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा गया है, ठीक है। अग्नि तीर्थ, नीलगिरी या व्याघेश्वर, और कहीं कहीं इसे बागनाथ भी कहा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं पिथौरागढ़ जनपद की। पिथौरागढ़ जनपद में हमारे मुंशियारी की बात करते हैं सबसे पहले। देखिए मुंशियारी का प्राचीन नाम था तिकसेन, ठीक है। अगला है डीडीहाट। देखिए डीडीहाट को प्राचीन समय में सीरा क्षेत्र कहते थे, ठीक है। ये पेपर में जब आप प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में सीरा क्षेत्र का बहुत बार उल्लेख होगा। अगला है पिथौरागढ़। देखिए पिथौरागढ़ का प्राचीन नाम सोर क्षेत्र कहलाता है, कहीं कहीं इसे सोर घाटी भी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम चंपावत डिस्ट्रिक्ट की। देखिए चंपावत का प्राचीन नाम है कुमू या काली कुमाऊं। अगला है टनकपुर। टनकपुर का प्राचीन नाम था ग्रास्टनगंज। ये कम से कम 5-6 बार अब तक पूछ लिया होगा, ठीक है। ग्रास्टनगंज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे टलकपुर भी कहते हैं या टलकपुर भी कहते हैं, ठीक है। अगला है बनबसा। बनबसा का प्राचीन नाम है बुकसाड़, ठीक है। अब बात करते हैं हम उधम सिंह नगर जनपद की। उधम सिंह नगर में सबसे पहले हम बात करते हैं खटीमा की। देखिए खटीमा का प्राचीन नाम था मकरपुर, ठीक है। अगला है नानकमत्ता। नानकमत्ता का प्राचीन नाम था बख्शी। ये भी एग्जाम्स में बहुत बार पूछ लिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम किच्छा की। देखिए किच्छा का पुराना नाम था किलपुरी, जैसे हम दराऊ भी कहते हैं, ठीक है। अगला है बाजपुर। देखिए बाजपुर का प्राचीन नाम है मुंडिया। ये भी हाल ही के पेपर के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। मुंडिया प्राचीन नाम है बाजपुर का। अगला है
काशीपुर, काशीपुर का प्राचीन नाम था गौविशाण, ऐसे हम कोटा भी कहते हैं। ठीक है, यह है उत्तराखंड का कोटा, एक राजस्थान का कोटा अलग है। ठीक है, अगला है जसपुर, जसपुर का प्राचीन नाम था सहजगीर। ठीक है, अब बात करते हैं हम नैनीताल जनपद की। देखिए नैनीताल का प्राचीन नाम था छकाता, इसे छकाता परगना भी कहते हैं, छकाता क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, अगला है रानीबाग, जो नैनीताल से जब हम हल्द्वानी को जाते हैं तो बीच में पड़ता है। ठीक है, तो रानीबाग का प्राचीन नाम था चित्रशिला। ठीक है, अगर हम बात करें अल्मोड़ा जनपद की, तो अल्मोड़ा जनपद का प्राचीन नाम था आलमनगर। ठीक है, अब हम बात करते हैं पौड़ी गढ़वाल जनपद की। देखिए पौड़ी गढ़वाल में सबसे पहले बात करते हैं कोटद्वार की। कोटद्वार का प्राचीन नाम था मोरध्वज। ठीक है, कोटद्वार से ही थोड़ा ऊपर है कण्वाश्रम, जो आपने शकुंतला दुष्यंत की प्रेम कहानी के बारे में सुना होगा, तो कण्वाश्रम से संबंधित है। कण्वाश्रम का प्राचीन नाम था चौका घाट। ठीक है, अगला है लैंसडाउन। देखिए लैंसडाउन का प्राचीन नाम था कालो का डांडा। अगला है श्रीनगर। देखिए श्रीनगर का प्राचीन नाम था श्री क्षेत्र, यह से हम सुबाहुपुर भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम टिहरी गढ़वाल की। देखिए टिहरी का प्राचीन नाम था गणेश प्रयाग, जहाँ भिलंगना और भागीरथी का संगम होता था। ठीक है, उससे पहले गणेश प्रयाग कहते थे। अब तो यहाँ टिहरी डैम है, लेकिन टिहरी डैम से पहले इस क्षेत्र को गणेश प्रयाग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसके अलावा भारद्वाज इस क्षेत्र का प्राचीन नाम है, त्रिहरी इस क्षेत्र का प्राचीन नाम है। ठीक है, अगला है देवप्रयाग। देखिए देवप्रयाग का प्राचीन नाम था इंद्रप्रयाग, ऐसे हम सुदर्शन क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, अगला है नरेंद्र नगर, जहाँ उत्तराखंड की सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम था ओड़ाथली। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं चंबा क्षेत्र की। देखिए चंबा एक हिल स्टेशन है, चंबा का प्राचीन नाम था चमुआ। अगला है कीर्तिनगर, इसे कीर्ति शाह ने बसाया था। देखिए कीर्तिनगर से पहले इस क्षेत्र को बिलौली गांव के नाम से पॉपुलर था। ठीक है, इसके बाद है हम प्रताप नगर की बात करें, इसे प्रताप शाह ने बसाया था, इसका प्राचीन नाम था पहले डांगधार। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने चर्चा करी उत्तराखंड के प्राचीन नाम क्या थे, उत्तराखंड के दोनों मंडलों के, चाहे कुमाऊं मंडल हो या गढ़वाल मंडल हो, इनके प्राचीन नाम क्या थे, और उत्तराखंड के विभिन्न शहरों के प्राचीन नाम क्या थे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, बहुत बार इनसे प्रश्न पूछ लिए गए हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।